And welcome everyone. I am Anisha. I welcome all of you to my channel Virtual Classes. In this video we are going to start another new chapter, that is chapter number 6. Okay, this also deals with your history. All right, history, the beginnings of Indian civilization. तो आज इस वीडियो से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 6 है, द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन बोथ हिंदी एज वेल एज इन English. Okay, so let's get started. See, there is a quotation given by B.B. Lal here, so let us go through that quotation. See, the first before going to the quotation, see the name of the chapter, the beginning of Indian civilization, means here we are going to witness the transitional period of development from before, as we have read in our previous chapter, that is in chapter number 4, that early humans, they used to live in the caves, isn't it? They used to do rock paintings, and after that they started growing crops. So we are going to witness that journey here, the transitional period from that hunter gatherers to a settler now here. Okay, now they are becoming they are settling in one place, isn't it? So let's start. देखो, ये चैप्टर का नाम जो है द बिगनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं जो डेवलपमेंट हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन में, जो जैसे छोटे छोटे विलेज पहले थे, उसके बाद जैसे सिटीज़ में वो चेंज हुआ, तो वो ट्रांजिशनल पीरियड जो था. और हमने जो देखा था पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या वहाँ पे वो केव्स में रहते, वो गुफाओं में रहते थे, है कि नहीं? तो वो हंटर और गैदरर्स थे ज़्यादातर, वो शिकार करके खाते थे. और उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या देखा कि वो क्रॉप ग्रो करने लग गए, और क्रॉप ग्रो करने के बाद वो क्या बन गए? वो बन गए फार्मर्स और हर्डर्स बन गए, है कि नहीं? तो वो जो ट्रांजिशनल पीरियड है, जो वो चेंजिंग पीरियड है, तो उस बारे में हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे. जो सिविलाइजेशन का मतलब होता है इन शॉर्ट एडवांसमेंट इन ह्यूमन सोसाइटी, दैट मीन्स डेवलपमेंट. ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है उसको हम सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन में, जो कि कॉमनली हम क्या भी बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो यहाँ पे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी हम इसको बोलेंगे. तो ये कोटेशन देखते हैं, आइए. द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया नोन वेरियसली एज द हड़प्पन. ये हड़प्पन जो है सबसे वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, क्योंकि ये सबसे पहले एक्सकेवेट हुआ था. ठीक है, सबसे पहले इसकी खुदाई हुई थी और इसके बारे में हमें पता लगा था. कब हुआ था? 1920 के आसपास हुआ था. ठीक है. Indus or Indus Saraswati civilization was indeed remarkable in many ways. It showed how a well-balanced community lives in which the differences between the rich and the poor are not glaring. In essence, the Harappan societal scenario was not that of exploitation but of mutual accommodation. तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं बीबी लाल जी? ये बोल रहे हैं कि जो ये सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भी है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ साथ इसको क्या भी बोला जाता है? इंडस सिविलाइजेशन या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन. तो ये बहुत रिमार्केबल भी है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिटी थे तब, क्योंकि तब भी था कि रिच एंड पुअर तो थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि तब के टाइम में कि रिच जो लोग ज़्यादा पैसे वाले हैं वो गरीबों को एक्सप्लॉइट करते थे. जो बाद के पीरियड हमने देखे, वहाँ पे क्या होता था? एक्सप्लॉइटेशन होता है ज़्यादातर गरीब लोगों का, है कि नहीं? तो लेकिन यहाँ इस टाइम पे क्या था? वहाँ पे ऐसा टाइप का कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं था. डिफरेंसेस होने के बावजूद भी वो लोग मिलजुल के रहते थे. यहाँ पे कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं था. ये लोग मिलजुल के, म्यूचुअल एकोमोडेशन, मिलजुल के एक दूसरे का साथ दे के ये रहते थे. ठीक है. See here in these quotation, what they are saying is that in the most ancient civilization, okay, of India is known as the Harappan civilization, which is also named as Indus or Indus Saraswati civilization. Okay, and this is remarkable in so many ways because it shows, because in that time the community was very balanced and there was no differences that existed between the rich and the poor, and the rich never exploited the poor people also. They lived in harmony, they lived in mutual accommodation by helping one another. There was no such concept of exploitation and all those things. Okay, so we are going to see about that. So now let us see what are the 3 big questions that we are going to cover in this chapter. तो आइए हम देखते हैं वो जो 3 क्वेश्चंस क्या है जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. ठीक है. सो व्हाट इज़ अ सिविलाइजेशन? से पहला हम सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे कि ये चैप्टर का नाम ही सिविलाइजेशन है कि नहीं? तो इंडियन सिविलाइजेशन है, द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. तो पहले हम सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे. यहाँ पे प्रॉपर एक डेफिनेशन दिया हुआ है. ठीक है, तो उस बारे में हम देखेंगे. और व्हाट आर द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो सबसे पहले जो सिविलाइजेशन हुआ, सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ, वो क्या क्या थे उसके बारे में हम जानेंगे.
जानेंगे। और लास्ट में क्या है, व्हाट वेयर इट्स मेजर अचीवमेंट, तो अचीवमेंट्स क्या क्या थे, क्या क्या एडवांसमेंट ये लेके आए, क्या क्या डेवलपमेंट ये लेके आए, ठीक है। तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। सो द थ्री बिग क्वेश्चन इज दैट फर्स्टली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन एज दिस चैप्टर, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द बिगिनिंग ऑफ इंडियन civilization, isn't it? So we are going to understand the concept of civilization, where they have given a proper definition by giving various points. We are going to see all those points, we are going to analyze all the points, and after that we are going to see what was the earliest civilization of Indian subcontinent, the earliest civilization, the earlier development that takes place in the Indian subcontinent. And after that, lastly what we are going to see, what were its major achievements, means what are the things that they have achieved by these civilizations, okay. And without, if they haven't achieved such thing, then we will not be in the phase of development as we are in now. So we have the initial phase of development, the initial phase of achievement also we are going to see here in this chapter, okay. So here there is image given over here, and this is the north gate entrance of Dholabira, which is in Gujarat. This Dholabira was a very important important reason of the Harappan civilization, especially for trading purpose. It was one of the developed city along with Mohenjo-daro, okay. Mohenjo-daro and Dholabira were one of the famous city of the Harappan civilization, that is the Indus civilization or the Indus Saraswati civilization, okay. तो ये क्या ये एक इमेज दिया हुआ है, या ये कहाँ का इमेज है, ये जो है धोलावीरा का है, कैस्टल एरिया का है, जो नॉर्थ गेट की तरफ के एंट्रांस वाला एरिया है। जो धोलावीरा किस चीज़ के लिए फेमस था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तब ये ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए बहुत फेमस था। ये भी एक डेवलप सिटी था उस टाइम का। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे मोहनजोदारो एक डेवलप सिटी है, धोलावीरा, तो इन सब बारे में हम यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे टाउन प्लानिंग के अंदर, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन की मीनिंग को हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे। सो उससे पहले हम ये मेटलर्जी का डिफिनीशन देख लेते हैं, ताकि हमें जब ये पैराग्राफ पढ़े तो हमें इसका मीनिंग भी पता चले। देखो, मेटलर्जी का मतलब होता है इंक्लूड्स द टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम नेचर, प्यूरिफाइंग और कंबाइनिंग देम, as well as the scientific study of metals and their properties. So this metallurgy, it is the extraction of metals, okay. Metals, like in nature, when you are finding these metal, then what happens, you have to do various kind of extraction, isn't it? That process of extraction, it is known as metallurgy, okay. And along with the process of extraction, you are going to purify it, you are going to combine it again with another metal or another thing, isn't it? So that process, the whole process is known as metallurgy. And also the scientific study of these metals and their properties, okay. Like we used to say metal is a good conductor of electricity, isn't it? So such properties, these are all what? मेटलर्जी। द होल प्रोसेस इज़ नॉन एज मेटलर्जी। तो मेटलर्जी का मतलब क्या होता है? मेटलर्जी का मतलब होता है जैसे कि आप मेटल को जब आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे कि हम नेचर में हमें जो मेटल मिलता है, जिस रूप में हमें मिलता है, उसको हमें पहले क्या करना पड़ता है? पॉलिश करना पड़ता है, एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, एक एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है मेटल को, है कि नहीं? तो जो एक्सट्रैक्ट करने का जो टेक्निक है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। जैसे कि हम अगर मेटल्स के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है, तो उसको जो हम पढ़ते हैं तो वो साइंटिफिक स्टडी जो होती है मेटल्स के बारे में और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो पहले व्हाट इज़ सिविलाइजेशन? एट द एंड ऑफ द चैप्टर 4 वी शो द फर्स्ट ह्यूमन ग्रुप्स settling down, practicing agriculture, developing some technologies such as construction, metallurgy, transport, and moving towards civilization. So you remember in our 4th chapter where we have studied about the sources of history. So there what we have seen, we have studied about the early humans, those who were living in caves first, and after that what we have seen, the first crop grown. So in that process what happened, these humans, they started settling down and hamlets begin, isn't it? Hamlets, small village came into being. And what happened? So now and that small village again turns into small cities, and about which it was written that we are going to do in more detail in our upcoming chapter. So here we are going to do in more detail about that, okay. We are going to study more in detail about that civilization over here. So the first human, they started settling, they started practicing agriculture, they started developing technologies like it was mentioned, making of potteries and all, isn't it? So here constructions, they started beginning construction of house, and like they started making pakka house, okay.
made of bricks, which is burned bricks, okay, which is been used and discovered during the Harappan civilization, okay, excavation of Harappan civilization. And about the transport, they started exchanging things, isn't it, tradings. So they were moving slowly towards the civilization. So here civilization means they are moving towards the development, isn't it, they are developing their society. तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा, जहाँ पे हमने पढ़ा था टाइमलाइन और सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में, तो हमने वहाँ पे क्या देखा था, जो सबसे पहले वाले ह्यूमन है वो केव्स वगैरह में रहते थे, वो वहीं पे रहते थे, है कि नहीं, अंदर ही जो शिकार पे जाते थे, फिर वो जंगलों से खाने के लिए ढूंढते थे, गैदर करते थे फ्रूट्स वगैरह, फिर लेके आते थे, फिर सब साथ में मिल के खाते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्रॉप्स के बारे में हमने देखा, जब क्रॉप्स वगैरह ह्यूमन ने जब ग्रो करना स्टार्ट किया तो वो क्या करने लगे, वो सेटल होने लगे, छोटे छोटे घर वगैरह बनाने लगे, छोटे विलेजेस वगैरह बनने लगे, जिसको हमने क्या पढ़ा था, हैमलेट्स बोला था, है कि नहीं। तो उस सब चीज़ों के बारे में हमने चैप्टर 4 में थोड़ा बहुत हमें बताया गया था। तो उस पर हमें क्या बोला था कि हम चैप्टर नंबर जो 5 है, सॉरी जो 6 है, उसमें हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम उसी सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वो कैसे उस सिविलाइजेशन में आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे वो एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिस करने लग गए, टेक्नोलॉजीज़ वगैरह डेवलप होने लगे, जैसे कि पोट्रीज वगैरह वो बनाने लग गए, कंस्ट्रक्शन करने लग गए, हाउस वगैरह कंस्ट्रक्ट करने लग गए, पक्का हाउस बनाने लग गए, ठीक है। और उसके बाद मेटलर्जी करने लगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो हमने अभी मीनिंग समझा वो उसके बारे में भी वो जानने लग गए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वगैरह आया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वो सिविलाइजेशन की तरफ गए। सिविलाइजेशन की तरफ गए मतलब धीरे धीरे वो डेवलपमेंट की तरफ गए, धीरे धीरे वो तरक्की की तरफ गए। तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे विलेज को कैसे टाउन में कन्वर्ट किया। तो वो टाउन्स जो है तब के टाइम के, वो हमें मिला है कहाँ पे, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में एक्सकवेट किया हुआ था, जब खुदाई वगैरह हुई थी, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब खुदाई वगैरह की थी, तो हमें उसके बारे में पता चला। तो उसी खुदाई में क्या क्या मिला, उसी एक्सकवेशन में हमें क्या क्या मिला, क्या क्या सोर्सेस मिले, उसी सोर्सेस के आधार पे हम यहाँ पे ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, सिविलाइजेशन का मीनिंग को देखेंगे। व्हाट देन इज सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन क्या है? In general, the term is used for an advanced stage of human society. Human society का जो advanced stage है उसको हम क्या बोलते हैं, civilization बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ज़्यादा डिटेल में देखना चाहें तो हम क्या क्या बोल सकते हैं। To be precise, we will consider here that a civilization should have at least the following characteristics. So, जब भी कोई सोसाइटी सिविलाइज्ड होती है, जब भी कोई टाउन सिविलाइज्ड होती है, तो इन जो प्रॉपर्टी है हमें हम देखने वाले हैं यहाँ पे, ये सब इन जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पे, ये उनमें मौजूद होना चाहिए, खूबियाँ जो है ये उस पर मौजूद होना चाहिए। तो हम देखते क्या क्या है। See, whenever we talked of civilization, it means the advanced stage of human societies, okay, when they are going through a phase of development. So in that advanced phase of society, what are the characteristics that is been needed? So we are going to see about those characteristics over here, okay. Some form of government. See, there are कुछ जो government forms होने चाहिए वहाँ पे, यार एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि कोई तो होना चाहिए जो सब कुछ, जैसे लीडर्स टाइप होते हैं ना, जो देखभाल करते हैं कि अच्छा ये ठीक है, ये गलत है, ये सही है, ये नहीं है, जो न्याय वगैरह करेगा, ठीक है। क्योंकि तब के टाइम में भी तो लोग क्राइम तो कमिट करते ही होंगे ना, तो उसमें तब न्याय वगैरह देने के लिए क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर गवर्नमेंट होना चाहिए, है कि नहीं। सो क्यों, टू मैनेज अ मोर कम्प्लेक्स सोसाइटी एंड इट्स मैनी एक्टिविटीज। सो क्योंकि एक सोसाइटी जब ग्रो करने लगती है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने लगती है, तो वो एक आदमी के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते कि चलो यही सब कुछ देखेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, एक प्रॉपर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए वहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं हेल्प करने के लिए, है ना। तो एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन जैसे होना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं तो देश को कैसे चलाओगे। जैसे कि हमें जो आज के टाइम में है हमारे पास, जैसे प्रॉपर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन देखते कहाँ पे क्या ज़रूरत है, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है कि नहीं, एग्जीक्यूट करती है। तो ये क्यों चाहिए, क्योंकि सोसाइटी को हम अगर ऐसे ही छोड़ दें, हम इंडिया को हम ऐसे ही छोड़ दें बिना प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के या बिना कोई एडमिनिस्ट्रेशन के, तो क्या हाल होगा। हम सोच भी नहीं सकते कि इतना बुरा हाल हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमें क्या, गवर्नमेंट तो चाहिए ही चाहिए। So the first characteristics of a civilized society is that it should have some form of government. Why? Because it is very necessary to manage some societies and its various activities. Otherwise, what will happen if there is no government, or if there is no administrations, if there is no rules and regulation, the society will be in chaos, isn't it? There will be like everyone will be doing whatever they wanted, and there will be so many crimes and so many killings, and like everyone will be saying, okay, this is mine, this is mine. So in order to manage all those things, we need a form of government who will
develop the nation. Otherwise people will never think of developing their place, isn't it? So if we have a government, proper government and administration, they will always work for the development of the society, and they will always work for the development and welfare of the people who are living over there, isn't it? So for that purpose we need government and administration. सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अर्बनिज्म. जो अर्बनिज्म क्या है, जो एक प्रॉपर टाउन प्लानिंग होता है. जैसे कि हम जैसे घर बना, एक सोसाइटी बना रहे, तो ऐसे बस सोसाइटी बनाने का मतलब ये नहीं कि बस घरों को खड़े कर दे. प्रॉपर एक मैनेजमेंट होना चाहिए. वाटर सिस्टम कहाँ से आएगा, ड्रेनेज सिस्टम कहाँ से आएगा, रास्ता कैसा होगा, कहाँ से क्या होगा, तो प्रॉपर जो अच्छे से जो मैनेज होता है वो अर्बनिज्म हम बोलते हैं. ठीक है. सो टाउन प्लानिंग, द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ एंड देयर मैनेजमेंट. देखो मैनेजमेंट के बिना कुछ भी नहीं होगा. जैसे सिर्फ घर बना के छोड़ देने से ऐसा कुछ वो अपने आप ऐसे अपने आप ही वो सारा उसके जैसे टाइम टू टाइम मरम्मत करना पड़ता है कि नहीं. तो वो सब कुछ किस पे आ जाता है, अर्बनिज्म पे आ जाता है, जो प्रोसेस होता है जो डेवलपमेंट का. ठीक है. सो विच जनरली इंक्लूड्स वाटर मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज सिस्टम. सो यहाँ पे क्या है, वाटर मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए. जैसे कि हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम देखेंगे कि उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था. आज के टाइम का जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उससे भी ज़्यादा अच्छा उनका ड्रेनेज सिस्टम था. प्रॉपरली उन्होंने अच्छे से प्लान कर रखा था. उस प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं, अर्बनिज्म बोलते हैं. ठीक है. सो अर्बनिज्म इज़ दैट टाउन प्लानिंग इन विच देयर इज़ यूज्ड टू बी द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ एंड देयर मैनेजमेंट. जस्ट बाय बिल्डिंग होम्स एंड जस्ट बाय going away, it doesn't mean urbanism. We have to take care of that, isn't it? You have to manage that, like from where you are going to take the water, from where you are going to make the drainage system, how will be the road, how many connections will be there. So all these things, this means urbanism. Okay. Next, what should be there? A variety of crafts includes the management of raw materials such as stones or metals, and the production of finished goods such as ornaments and tools. So another characteristic is that there should be craft. So it includes management of raw materials. We have so many raw materials, for example stones or metals, isn't it? So out of stone we can make so many things, and out of metals we can make so many things. So we should have that idea of about this craftism. Okay. And the production of this finished good, production to produce the finished goods such as ornaments and tools. So you will be making, that time they used to make tools out of stones, and they used to make ornaments out of metals and beads and everything, isn't it? So craft was there, isn't it? So because of that also what we have seen that okay, that time it was been civilized. It has been civilized society, this Harappan society, because so many such sources we have, so many such sources and objects we have found, okay, through excavation. तो यहाँ पे क्या है, अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होना चाहिए, क्राफ्ट. वहाँ पे वैरायटी ऑफ क्राफ्ट वगैरह को मैनेज करना आना चाहिए. जैसे कि आपके पास रॉ मटेरियल होता है, तो स्टोन्स और मेटल्स एक रॉ मटेरियल हो गया, तो आप इसमें से क्या क्या बना सकते हो, टूल्स वगैरह बनाओगे, ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाओगे, फिनिश्ड प्रोडक्ट को जो आप कैसा मैनेज करोगे, ये सब कुछ अगर वहाँ पे एक सोसाइटी में मौजूद है तो वो भी क्या दर्शाता है कि ये एक सिविलाइज्ड सोसाइटी है, एक सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है. नेक्स्ट क्या है, ट्रेड. देखो ट्रेड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरनल एज वेल एज विद इन अ सिटी और अ रीजन, एंड एक्सटर्नल जो बाहर का ट्रेड, जैसे इंपोर्ट भी करना और एक्सपोर्ट भी करना. सो विद डिस्टेंस रीजन और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू एक्सचेंज ऑल sorts ऑफ गुड्स. सो विदाउट ट्रेडिंग यू विल नेवर गो ऑन फॉर अ डेवलपमेंट, बिकॉज trading, if you have something produced in excess, you can sell it or you can exchange it with another product, isn't it? So that is why trade is very much important, internal within the country as well as external means outside the country. So trading, यहाँ पे जो व्यापार है, जो व्यापार वगैरह है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सिटी के अंदर भी और बाहर भी, क्योंकि अगर ट्रेडिंग नहीं है तो हमें गुड्स वगैरह बाहर की चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं लगेगा, और जो हमने जो ज़्यादा चीज़ें बना ली है, जो हमने जो ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस कर ली है, तो उसको भी तो बेचना पड़ता है हमें, है कि नहीं? तो उसके लिए क्या है, ट्रेडिंग की भी बहुत ज़रूरत है. तो ट्रेडिंग भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या दर्शाता है कि एक सोसाइटी सिविलाइजेशन की ओर जा रहा है. जैसे कि आज के टाइम में भी अगर आप देख लो, अगर जैसे ट्रेडिंग से क्या होता है, मनी पैसा बनता है कि नहीं, जो पैसा जो बनता है उससे क्या होता है, देश का ओवरऑल हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, है कि नहीं? तो आज के टाइम में भी आप देख लो, बहुत सारे ऐसे बिज़नेस है, जो बिज़नेस है, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है कि नहीं? तो उनके कारण हमारे कंट्री का GDP भी बढ़ा हुआ है. फॉर एग्जांपल जैसे अंबानी है, टाटा ग्रुप है, इज़न्ट इट? सो
इनके कारण क्या हुआ, हमारे कंट्री की जीडीपी बढ़ी हुई है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है अगर ट्रेडिंग होती है। तो ऐसे ही ये तो बड़े बिजनेसमैन हो गए, ऐसे करके बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन भी बहुत सारे, तो उनके क्या होता है, ओवरऑल कंट्री का ग्रोथ होता है, ओवरऑल कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है और कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, तो वो सिविलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। उसके बाद देखते हैं सम फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। सी राइटिंग शुड बी देयर, द पीपल शुड नो हाउ टू रीड एंड राइट, इजंट इट नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स एंड टू कम्युनिकेट। तो आपको रिकॉर्ड वगैरह रखना होगा, अगर आपने कुछ कर लिया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शंस वगैरह आपने कर लिया, तो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो रिकॉर्ड्स वगैरह आपको मेंटेन करने के लिए राइटिंग्स का भी होना ज़रूरी होता है। तो जब राइटिंग वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है, हम क्या मानते हैं, चलो डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद क्या है दूसरा, कल्चरल आइडियाज़ अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड एक्सप्रेस थ्रू आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ओरल ट्रेडिशंस और सोशल कस्टम। जो दूसरा है कल्चरल आइडियाज़ है। ठीक है, क्योंकि अगर कल्चरल आइडियाज़ है तो हम जैसे हमारे लाइफ के बारे में कल्चरल आइडियाज़ और वर्ल्ड के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में कैसा कल्चर है और बाहर कैसा कल्चर है, और हमें उसको एक्सप्रेस करना भी चाहिए। जैसे आर्ट वगैरह, जैसे लोग पेंटिंग वगैरह करते हैं, है कि नहीं, अगर तब के टाइम में पेंटिंग वगैरह नहीं करते तो हमें पता ही नहीं लगता कि अच्छा कि कौन से कल्चर ये फॉलो करते थे, किस टाइप के ड्रेस वगैरह ये डालते थे, अगर इन्होंने तब स्कल्पचर वगैरह नहीं बनाया होता, इंस्क्रिप्शन वगैरह नहीं बनाया होता, आर्किटेक्ट अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स नहीं बनाए होते, लिटरेचर तब का नहीं होता, वैदिक जैसे लिटरेचर है, टेक्स्ट है, उनमें से हमें बहुत कुछ पता चला। और जो ओरल ट्रेडिशन है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जो पास करते हैं, जो सोशल कस्टम है, कैसे टाइप के वो सोशल कस्टम, किस टाइप के कस्टम्स को वो फॉलो करते थे, किस बिलीफ को फॉलो करते थे, भगवान को मानते थे या नहीं, या किस चीज़ की पूजा करते थे, तो इन सब चीज़ अगर ये कल्चर आइडियाज़ वगैरह भी अगर है एक सोसाइटी में, तो ये क्या दर्शाता है, सिविलाइजेशन दर्शाता है। सो द नेक्स्ट इज़ दैट the cultural ideas, isn't it? Like we should have a proper ideas about our life as well as about the world, what is going in our country as well as what is going in the outside our country, and this we should know how to express through art, because if we haven't found any type of paintings or any monuments, architects, isn't it, or any types of text, then we will have very few information about our history, isn't it? So these cultural ideas are also very much important. Okay, and the last, that is a productive agriculture, enough to feed not just a village but also the city. See, if you are producing, if you are on to farming, if you are into production of agriculture, then it doesn't mean that you are feeding only yourself or your village. You should be able to feed the entire cities. You should be able to supply the entire cities. If you are able to supply the entire cities, then what will happen, you will grow, your business will grow, isn't it? Overall development will there, and naturally civilization will come. So these were some of the characteristics through which civilization, we defined civilization. Okay, I hope you have understood. आई होप आपको समझ आ गया हो जो हमने किया ना, क्या क्या हमने किया। देखिए, अर्बनिज़म के बारे में हमने देखा, जैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, सोसाइटी में अर्बनिज्म होना चाहिए, क्राफ्ट होना चाहिए, ट्रेडिंग होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए, कल्चरल आइडियाज़ होना चाहिए, और लास्टली क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर होना चाहिए, है कि नहीं, फार्मिंग वगैरह, जैसे कि आप सिर्फ अपने लिए अनाज नहीं आप उगा रहे हो या विलेज के लिए नहीं उगा रहे हो, बाकी आप सिटीज़ के लिए भी कर रहे हो। आप क्या बोलते हैं, आप इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हो दूसरों को, ताकि क्या, अगर आप एक्सपोर्ट करते तो आप पैसा ज़्यादा कमाओगे, है कि नहीं, अगर ज़्यादा कमाओगे तो क्या होगा, डेवलपमेंट की तरफ जाओगे, तो डेवलपमेंट की तरफ जाओगे तो क्या हुआ, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहने लगोगे। तो ये इसलिए ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है किस चीज़ के, सिविलाइजेशन के। सो आई होप इट इज़ क्लियर। Next is think about it. Which of the above characteristics do you think is the most fundamental, that is characteristics essential to development of all others? See, इनमें से जो हमने देखा है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा है, इनमें से आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सी है? तो आप अपने हिसाब से बताओगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, कौन सी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने तो कर लिया है, चलो आगे बढ़ते हैं। It is easy enough to see that all these characteristics are present in most society in the world today. जो अभी हमने characteristics देखी है, जो ये आज के टाइम में ये सब कुछ मौजूद है कि नहीं। But when did civilization begin in the sense we have now defined? But when this civilization begins, see, in the modern society which we have today, we have all the characteristics that we have just studied before. But when did this civilization begin? Okay, from when did the civilization begin, from where and how? So we are going to see about that. Okay, जैसे कि हमने देखा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा, वो सब कुछ आज के सोसाइटी में सब कुछ मौजूद है, लेकिन ये
चालू कहाँ से हुआ, ये डेवलपमेंट होना कब स्टार्ट हुआ और कहाँ पे हुआ, तो इस बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। Civilization began at different times in different parts of the world in the region known as Mesopotamia, okay, modern Iraq and Syria, जो कि इराक और सीरिया में है, that happened about 6,000 years ago. And civilization in ancient Egypt followed a few centuries later. You will learn about these and few more civilization in later grade. In many ways, humanity would not have reached its present stage without the enormous contribution and advancements of those ancient civilization. जो सबसे ancient civilization, सबसे पुराना civilization कौन सा है? जो सबसे पुराना civilization जो हमें पता चला है वो है मेसोपोटामिया, जो कि इराक और सीरिया में है, जो कि 6000 साल पहले हुआ था civilization तब मेसोपोटामिया में, ठीक है। उसके बाद कुछ सेंचुरीज़ के बाद, मतलब कुछ 100-200 साल बाद फिर कहाँ पे हुआ, इजिप्ट में हुआ। तो जब ये सिविलाइजेशन यहाँ पे हुआ, ठीक है, जो ये अगर तब सिविलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता तो आज के टाइम जो हम सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, इंडिया के बारे में जो सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, वो भी वहाँ पे इतनी जल्दी पहुँचा नहीं होता। तो इनकी भी कंट्रीब्यूशन है, तो इनके बारे में हम डिटेल में क्या करेंगे, आपके लेटर, आपकी जो बाकी जो क्लास 7 या 8 में हम डिटेल में आपके इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन से में हम वो करेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। इनकी कंट्रीब्यूशन की भी काफ़ी है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कंसंट्रेट करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। सी हियर, civilization began in different times in different parts, okay, and the first known civilization, the ancient civilization, is known as, it happened in the Mesopotamia, which is now in the Iraq and Syria, okay, which happened around 6,000 years ago. And after that, after few centuries, again it happened in Egypt. And the civilization that taken place in Mesopotamia and Egypt has contributed in the civilization that taken place in the Indian civilization, okay. So this ancient civilization has a great role in contributing this civilization further. So about them we are going to learn in our later grades in detail. So here, as per now this chapter, as per now your class, what we are going to do, we are going to look only at the Indian subcontinent civilization, which begins in the northwest region, which will our story also begin. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इंडियन सब कंटिनेंट के सिविलाइजेशन है उसके बारे में हम देखेंगे। जो बिगिन कहाँ से होगा, नॉर्थ वेस्ट रीजन से होगा। तो नॉर्थ वेस्ट के रीजन के सिविलाइजेशन से हम पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो इंडिया का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, जो कि कहाँ पे नॉर्थ वेस्ट रीजन में है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सी दे हैव गिवन अ टाइम लाइन ऑल्सो हियर। Beginning of Mesopotamian civilization, it happens in 4000 BCE. That means if you calculate with today, we are in 2024, that means around 6,000 years. See, it is mentioned over there, isn't it? That makes 6,000 years before, okay. So before Christ era, before common era, okay. And here, beginning of Egyptian civilization, this happens 3000 BC, that means around 5,000 years ago, isn't it, if we see with today's civilization. And here, Indus Saraswati civilization, it happens somewhere around here 2600 to 1900 BCE here, okay, 2600 to 1900 BC. That means if we combine with today, then 4600 years ago, okay. So we are going to study about the Indian civilization, Indus Saraswati civilization, which is also known as Harappa civilization, all right. So from village to town, see, from hamlets to town, we have used the term hamlets in a previous chapter, isn't it? So from village to town, let us see here, okay. The vast plain of the Punjab today, divided between India and Pakistan, and Sindh now, which is in Pakistan, are watered by the Indus river. See, we have studied about the Indus river, which is in the northwestern part of the India. It has several tributaries also, isn't it? What is this tributaries? See, a river that flows into a larger river or lake. For instance, the Yamuna is a tributary of the Ganga. See, tributaries means if a smaller river is connected to a larger river, then that is known as the tributary. Here, for example, the tributaries of Indus are Jhelum, Chenab, Byas, Satluj. These are all the tributaries of Indus. We will see in the map as well, okay. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो वास्ट प्लेन है जो पंजाब के है जो आज के टाइम में, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब डिवीज़न होने से पहले की बात हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो
और सिंध जो कि अब पंजाब में है, सॉरी जो कि अब पाकिस्तान में। ये कहाँ, इनको पानी कहाँ से मिलता है? इंडस रिवर से और इनके ट्रिब्यूटरीज से। और इनके ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होते हैं? जो छोटे छोटे रिवर बड़ी रिवर में जाके बहते हैं उसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। जो इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं? हमने पहले भी पढ़ा इसके बारे में, ठीक है, आगे भी हम देखेंगे। झेलम, चेनाब, सतलज, ब्यास, सरस्वती, ये सारे ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर के, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये रिवर्स जहाँ पे फ्लो होता है तो वहाँ पे फुट प्लेन होता है कि नहीं? तो वहाँ पे क्या होता है? फर्टाइल हो जाता है वहाँ का लैंड। सो दिस मेड दोज प्लेन फर्टाइल एंड देयरफॉर फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो इसलिए वहाँ का जो लैंड है, जो स्पेशली जो पंजाब वाला एरिया और सिंध वाला एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल, बहुत उपजाऊ है। तो यहाँ पे क्या हुआ? एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी फेवरेबल हो जाता है। See the fertiles, these area of Punjab and Sindh, okay, which is now in Pakistan, these are very much fertile. Why? Because of this river Indus and its tributaries, and that is why these are very much favorable for agriculture, and that is why production over there in Punjab and Haryana also, if you see today, they have a greater production of agriculture, isn't it? So why? Because they have a very fertile land. A little further east, a few millennium ago, means centuries, isn't it? 1,000 years, isn't it? Another river, that is the Saraswati, used to flow from the foothills of the Himalayas through the Haryana, Punjab, parts of Rajasthan and Gujarat. So before a few thousand years ago, what happened? There was another river named as Saraswati, which is now dried up, okay, which is now dried up totally. So this also used to flow from where? From the foothills of the Himalayas, through which region? Haryana, Punjab and parts of Rajasthan and Gujarat. So we will see here in these figure 6.3. In this whole region, from about 3500 BCE, villages grew in towns. So in this region, in this part, in northwestern part, okay, this is all the northwestern part of the in India, okay. So what happened? 3500 BC. So if you add today's date, then what will happen? Around 4500 years ago, okay. These small villages, they started growing in town, and with increasing trades and other exchanges, see, trade has a great role, okay. Those towns further grew into cities, and this transition happened around 2600 BCE. So before Christ era, okay, this is all before Christ era, and if you add up 2400 more, then around 4500, it will come around 4500 years ago, okay. So here what happened? These small towns, they started growing into village, into this small village, they started growing into towns, and these towns into cities. Why? The reason behind it, through trading and exchanges, isn't it? Barter system was there during those time, okay. So this transition happened around 2600 BCE, before Christ era. So यहाँ पे क्या हुआ? जो छोटे छोटे विलेज थे, हमने पढ़ा, ठीक है, तो वो विलेज धीरे धीरे टाउन्स में बदलने लगे, जो टाउन्स है वो सिटीज़ में बदलने लग गए। तो किस चीज़ के? इंक्रीजिंग टैक्स, व्यापार वगैरह बढ़ने के कारण, और अदर एक्सचेंजेस जो तब के टाइम में बार्टर सिस्टम्स वगैरह होता था, तो इसके कारण क्या हुआ? सिटीज़ वगैरह डेवलप्ड होने लगे। और ये कब हुआ? 2600 साल BCE पहले, बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है। Archaeologists gave this civilization several names: Indus, Harappan, Indus Saraswati और सिंधु सरस्वती civilization. So यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे नाम दिए सिविलाइजेशन को, ठीक है। तो जैसे कि इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती या सिंधु सरस्वती. We will use all this term in it. Its habitants are called Harappans. It is one of the oldest civilization in the world. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या सरस्वती सिविलाइजेशन है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है, जो इनहेबिटेंट्स, जो यहाँ पे लोग रहते थे, उनको क्या बोलते थे? हड़प्पन्स बोलते थे, ठीक है। तो इसीलिए भी हड़प्पन सिविलाइजेशन हम बोलते हैं। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, ठीक है, वर्ल्ड की। तो इस बारे में हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। Why are the inhabitants of this civilization Harappans today? Why are the inhabitants of this civilization called Harappans today? This is simply because the city of Harappa today, which is in Pakistan, Punjab, was the first of the civilization to be excavated way back in 1920, over a century ago. आज से 100 साल पहले ये excavate हुआ था Harappans, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों को, हम inhabitants को हम हड़प्पन क्यों बोलते? हड़प्पन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो लोग रहते थे, ये लोग हड़प्पा सिटी में रहते थे, इसलिए इनको हड़प्पन्स बोलते हैं। जो कहाँ पे आज? पाकिस्तान की, ये पंजाब में था तब, लेकिन अब कहाँ पे? ये पाकिस्तान में है, ठीक है।
तो ये आज से 100 साल, देखिए एग्जैक्टली 100 साल पहले ये एक्सकेवेट हुआ था। सो दिस डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो डेवलपमेंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कुछ साइट्स दिए गए, ये नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट्स है इंडिया के। ठीक है, जो मैप है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ वगैरह के नाम दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि हड़प्पा है, दबरकोट है, कालीबंगन है, ओके, बिरा है, चौहनहोदारो है, मोहनजोदारो है, लखनजोदारो है, बलाकोट है। ठीक है, और धोलावीरा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नागवदा है, बक्सकरा है, लोथाल है, लोथाल भी इंपॉर्टेंट सिटी है, नागेश्वर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन है कब के, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम के। ठीक है, मेन सेटलमेंट्स जो तब थे ये इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के। तो यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ये एक्टिविटी हम करते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ दिस सिविलाइजेशन आर मार्क्ड इन द मैप। एज अ क्लास एक्टिविटी कैन यू ट्राई टू मैच द सिटीज़ विद द मॉडर्न स्टेट और रीजन इन द टेबल ऑफ द नेक्स्ट पेज। तो हम एक एक्टिविटी है यहाँ पे ये कर लेते हैं, जो रीज़न है ये कहाँ कहाँ के हैं। ठीक है, जो रीज़न है कहाँ कहाँ से आते हैं, ये रीज़न के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, जो पहले है धोलावीरा, जो मैंने मार्क करवाया था आपको, ये कहाँ पे, ये गुजरात में है। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पे, जैसे हमने जान लिया ये पंजाब में है। कालीबंगन कहाँ पे, कालीबंगन जो है राजस्थान में है। ठीक है, और मोहनजोदारो कहाँ पे, मोहनजोदारो सिंध में है, जो कि आज कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। आज के टाइम में ये कहाँ पे, पाकिस्तान में है। और राखीगढ़ी कहाँ पे, ये हरियाणा में है। तो ये एक्टिविटी हो गया है। तो आज यहाँ पे यही तक करेंगे इस क्लास में। तो विल डू अंटिल हियर इन दिस क्लास। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द सरस्वती रिवर। वी विल हैव अ लुक इनटू द सरस्वती रिवर। एंड बिफोर यू गो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना और उनको भी बोलना सब्सक्राइब करने के लिए। और आगे मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी जिसमें हम सरस्वती रिवर के बारे में देखेंगे। ठीक है, so with this I am signing out. Thank you everyone for watching my class. See you again in my next class.